जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है समास। और समास के भेद, इन 6 भेदों में समास के हम अब तक जो कंप्लीट किए हैं वो 4 समास हमारे हो चुके हैं। 5वां समास पढ़ेंगे पहले, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस बहु का अर्थ होता है अन्य, व्रीहि का अर्थ होता है परंपरा। जो अन्य की परंपरा बनता है उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। इस समास की खासियत ये है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान समास ये कहलाता है। दूसरा, प्रथम व द्वितीय। प्रथम व द्वितीय दोनों पद गौण होते हैं। दोनों पद गौण होते हैं। तीसरे की प्रधानता होती है। तीसरे की प्रधानता होती है। थर्ड कंडीशन ये है कि जहां दोनों पदों को छोड़कर, जहां दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान हो, वो कहलाता है प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो थी 3 स्टेटमेंट बहुव्रीहि समास। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ होता है अन्य, व्रीहि का अर्थ होता है परंपरा। जब दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की परंपरा बन जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे प्यारे दोस्तों शब्द लिया 10, इसके बाद इसमें एक और शब्द ले लिया हमने यहाँ आनंद। तो यहाँ इन दोनों शब्दों को छोड़कर एक तीसरे शब्द दशानंद जो बना है, इसकी भी प्रधानता ना होकर यहाँ रावण की प्रधानता हो जाती है। समास होता है 2 शब्दों के बीच में, और 2 शब्द है हमारे 10 और आनंद। इससे जो शब्द बना वो क्या बन गया? दशानंद। लेकिन यहाँ इस पहले वाले शब्द और दूसरे वाले शब्द, इन दोनों को छोड़ के जो तीसरे की प्रधानता होती है उसी को कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? बहुव्रीहि समास। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अन्य पद प्रधान है, प्रथम व द्वितीय दोनों पद ठीक है गौण होते हैं। तीसरे की प्रधानता है। गौण का मतलब होता है छिपा होना, गौण का मतलब होता है लुप्त होना, गौण का मतलब होता है जो कम महत्वपूर्ण हो, जिसका होते हुए भी ज़्यादा रोल ना हो, वो क्या कहलाता है? गौण कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? गौण कहते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, तीनों की तीनों आपके सामने हैं। अन्य पद प्रधान कहे, प्रथम व द्वितीय पद गौण कहे, या फिर तीसरे पद की अन्य पद की प्रधानता वाला समास पूछे, तो आपका एक ही आंसर होगा और वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अंदर जितने भी एग्जाम्पल बने वे ज़्यादातर एग्जाम्पल या तो द्विगु के हैं या फिर कर्मधारय के हैं, जिनमें पहले विशेषण और विशेष्य हैं, उपमान और उपमेय हैं। वे सारे के सारे कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों के ही एग्जाम्पल होते हैं।
वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जब तक दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताए और ऑप्शन में बहुवीरी हो तो उसका राइट आंसर बहुवीरी समास होगा। और जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है और उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य से शब्द बना है तो फिर वो कर्मधारय समास कहलाता है। और जब कर्मधारय भी ऑप्शन में ना हो फिर वही सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं जिनमें पहला शब्द संख्यावाची है वहाँ दो ही कंडीशन पैदा होती है, या तो वो दोनों शब्द मिलकर पहला शब्द संख्यावाची और जिसकी वो संख्या को बता रहा है दोनों मिलकर किसी तीसरे को प्रमुखता दे, किसी तीसरे के लिए जाने जाए, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए तो उसको कहते हैं हम बहुवीरी समास। यदि ऑप्शन में बहुवीरी समास नहीं है और संख्यावाची शब्द पहले दिया गया है तो फिर उसका एग्जाम्पल राइट आंसर जो होगा वो द्विगु समास होगा। और जब ऑप्शन में द्विगु नहीं होगा तो उसका और बहुवीरी भी नहीं होगा तो राइट आंसर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु ये दोनों ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। चलो जी, अब दोबारा से इसको डिटेल से समझ लो, चीज़ों को क्या है नोट करके लिखो यहाँ पे, और गलत आपको नहीं करना है। बहुवीरी समास, बहुवीरी समास के सभी उदाहरण अधिकांश उदाहरण कर्मधारय व द्विगु समास के अंतर्गत भी आते हैं। द्विगु समास के अंतर्गत भी आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जहाँ विशेषण विशेष्य, जहाँ विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय, जहाँ विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के द्वारा सामासिक पद बना है तो वह कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। वो तब है जब ऑप्शन में बहुवीरी समास नहीं है। तीसरा, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो तो वे सामासिक पद द्विगु समास के कहलाते हैं। द्विगु वे सामासिक पद जो किसी तीसरे की विशेषता भी बताते हो द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास
कहलाते हैं जब विकल्प में बहुव्रीहि ना हो। विकल्प में बहुव्रीहि समास ना हो। विकल्प में बहुव्रीहि समास ना हो। तो ये जो कंडीशन लगेगी नोट वाली, ये तब होगी जब ऑप्शन में आपके बहुव्रीहि नहीं है। अगर वहाँ पे पहला शब्द संख्यावाची है, तीसरे की विशेषता को बता रहा है, तो वो द्विगु के अंदर जाएगा। वो उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य है, तीसरे की विशेषता को बता रहा है, ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, तो क्या बनेगा? कर्मधारय समास बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कर्मधारय समास। अब ये देखिए कैसे, जैसे यहाँ शब्द आ गया नीलकंठ चंद्रशेखर चंद्रमौली बागांबर महादेव त्रिकालज्ञ त्रिनेत्र। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कहलाते हैं हमारे बहुव्रीहि समास के। क्यों? क्योंकि ये सब आते हैं हमारे शिव के लिए। तो ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ बने थर्ड पर्सन को बता रहे हैं किसी तीसरे को, और वो क्या है यहाँ पे? वो शिव है। ऐसे ही यहाँ पे शब्द आ गया गजानन, गजोदर, लंबोदर, मूषक वाहन, विनायक, श्रीदेव, देवश्री और एकदंत। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये सारे कहलाते हैं गणेश के लिए। अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, ठीक है? चीज़ों को बस सुनते जाओ और समझते जाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो नील है ये विशेषण है, कंठ विशेष्य है। चंद्र उपमान है, शेखर उपमेय है। चंद्र उपमान है, मौली उपमेय है। बाघ विशेषण है, अंबर विशेष्य है, महाविशेषण है और देव विशेष्य है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों तिर संख्या है, यहाँ पे भी 3 संख्या है। अब वो त्रिकालज्ञ आपसे पूछ लेता है, त्रिनेत्र आपसे पूछ लेता है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, त्रिकालज्ञ और त्रिनेत्र दोनों के दोनों ये शिव कहलाते हैं। ये शिव के समानार्थी है, पर्यायवाची शब्द है। हम एक साथ 4 चीजें करा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब तक त्रिकालज्ञ त्रिनेत्र पूछा गया ऑप्शन में बहुव्रीहि है, तो इसका राइट आंसर बहुव्रीहि समास से ही होगा, क्योंकि यहाँ दोनों शब्द मिलकर तीसरे शिव की विशेषता को बता रहे हैं। यहाँ भी 2 शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। एक पॉइंट। अब त्रिनेत्र पूछ लिया, त्रिकालज्ञ पूछ लिया आपसे, ऑप्शन में बहुव्रीहि है ही नहीं, फिर भी पूछ रहा है कि समास बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा। तो जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, पहला पद संख्यावाची है, दूसरे की प्रधानता है नेत्र की और काल की, तो प्यारे दोस्तों उस कंडीशन में ये द्विगु समास बन जाता है। जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है तब तक बहुव्रीहि है, जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो फिर त्रिकालज्ञ त्रिनेत्र द्विगु समास होगा। अब मान के चलो आपसे त्रिनेत्र त्रिकालज्ञ पूछ लिया, ऑप्शन में ना तो द्विगु समास दिया ना बहुव्रीहि दिया, ऑप्शन में तत्पुरुष दिया है, तो फिर तत्पुरुष कहलाएगा, क्योंकि द्विगु तत्पुरुष का ही पार्ट है। आपसे पूछ लिया नीलकंठ में समास बताइए कौन सा है, ऑप्शन में बहुव्रीहि है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या है?
कर्मधारय समास क्यों होगा कर्मधारय? क्योंकि ये नील क्या है हमारा विशेषण और कंठ क्या है विशेष विशेष्य। तो ये नीला किसे बता रहा है? कंठ को। तो विशेषण विशेष्य कंठ की विशेषता को बता रहा है, और विशेषण विशेष्य समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास को। ऐसे यहाँ गजानंद, लंबोदर, ये प्यारे दोस्तों यहाँ गजोदर, मुस्तक वाहन, विनायक, श्रीदेव, देवश्री, ये सब विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए ये कर्मधारय के हैं। लेकिन यहाँ दोनों शब्द मिलकर किसको बता रहे हैं प्यारे दोस्तों? वी और नायक, और यहाँ मुस्तक और वाहन, लंब और उदर, और यहाँ गज और उदर, यहाँ गज और आनन मिलकर किसकी विशेषता को बता रहे हैं? गणेश की। और जब दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये बहुवीरी समास कहलाए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे तीसरे की विशेषता को बता रहे थे, वो तीसरा क्या है? गणेश। ये सारे तीसरे की विशेषता को बता रहे थे दोनों शब्द मिलकर, वो तीसरा क्या है? शिव। इसीलिए बहुवीरी कहलाए। हम ऑप्शन में नहीं दिया है बहुवीरी। तो ये स्टार्टिंग के यहाँ से लेके यहाँ तक एक दंत को छोड़कर ये सारे के सारे कहलाएंगे कर्मधारय के। और ये एक दंत में चूंकि संख्या है, यहाँ पहला संख्या शब्द है, दूसरे की प्रधानता है, इसीलिए द्विगु में। और द्विगु में भी मैंने पढ़ाया था आपको एक दंत में। अब ये उसकी मर्जी, वो इसको बहुवीरी समास बना के पूछे या फिर वो द्विगु समास बना के पूछे एक दंत को। इसी वजह से आपको मैंने लिखवाया यहाँ पे, और वो इसी लॉजिक को जानना भी चाहता है। बहुवीरी समास के अधिकांश उदाहरण कर्मधारय व द्विगु समास के अंतर्गत भी आते हैं। जहाँ विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के द्वारा सामासिक पद बना है तो वह कर्मधारय समास होगा, और जहाँ पहला पद संख्यावाची हो तो वे सामासिक पद जो किसी तीसरे की विशेषता भी बताते हो द्विगु समास कहलाते हैं, जब विकल्प में बहुवीरी समास ना हो। इसी वजह से अब आप में से एक बच्चा पूछ रहा है सर पंचवटी में समास बताइए कौन सा? पंचवटी में द्विगु समास भी है, पंचवटी में बहुवीरी समास भी है, और पंचवटी में तत्पुरुष समास भी है। जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है राइट आंसर बहुवीरी ही रहेगा। जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं होगा तो पंचवटी में द्विगु समास होगा, और जब ऑप्शन में बहुवीरी और द्विगु दोनों नहीं होंगे तो उस कंडीशन में पंचवटी में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि समानाधिकरण जो तत्पुरुष है वो द्विगु और कर्मधारय दो भेद के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब मान के चलो किसी पेपर में पंचवटी को बहुवीरी में ले लेगा, किसी पेपर में पंचवटी को द्विगु में ले लेगा, आप कहोगे अरे इसमें तो आंसर की आई थी, इसने तो द्विगु माना था। वो द्विगु तब माना था जब ऑप्शन में बहुवीरी नहीं था, और जब ऑप्शन में बहुवीरी होता है तो पंचवटी एक निश्चित स्थान है, किसी एक के लिए जाना जाता है जहाँ सीता रही थी। तो प्यारे दोस्तों इसीलिए वो बहुवीरी समास कहलाता है। 5 वट जहाँ हैं वो कहलाए पंचवटी। क्लियर? तो ये किसके एग्जाम्पल थे? आपके बहुवीरी समास के एग्जाम्पल थे। अब और देखिए, पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर, बागांबर, चक्रधर, हलधर, गदाधर, ये किसके लिए जाना जाता है? पीतांबर विष्णु, दिगंबर जैनी, श्वेतांबर जैनी, बागांबर शिव, चक्रधर विष्णु, सारे हो गए बहुवीरी के। हलधर बलराम, गदाधर हनुमान या भीम, ये सारे के सारे बहुवीरी समास हो गए, क्योंकि ये दोनों शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये दोनों शब्द मिलकर इनकी विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए बहुवीरी समास है। और जब ऑप्शन में बहुवीरी ना हो तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कर्मधारय। क्या कहलाएंगे? कर्मधारय समास। चलो जी, इसके बाद आगे देखो, वीणा पाणी, चक्र पाणी,
चतुर्मुख, चतुर्भुज, जल्दी, जलद, पंकज। ये सब किसके लिए कहलाते हैं? वीणा पानी कौन है? सरस्वती। चक्रपाणी विष्णु। चतुर्मुख ब्रह्मा। चतुर्भुज विष्णु या श्री कृष्ण जी। जलधि सागर या समुद्र। जलद बादल। पंकज कमल। ये सारे के सारे क्या कहलाए? बहुव्रीहि समास। अब देखो इन सभी एग्जाम्पलों में यहाँ चतुर्मुख और चतुर्भुज में प्यारे दोस्तों संख्या आई है, तो जब चार संख्या आई है तो ये द्विगु भी कहलाएंगे जब ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो जहाँ चार मुख हैं प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाया? ब्रह्मा जी। और जहाँ चार भुजाएं हैं वो क्या कहलाए? विष्णु, क्योंकि विष्णु की चार भुजाएं। इसी वजह से संख्यावाची शब्द जो तीसरे की विशेषता को बताते हैं तो वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। एक बार गौर कीजिए इन पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनके मिथ्या आज आपके टूटे हैं। ध्यान रखना है, आपको ये तो पता था कि पंचवटी द्विगु समास है, आपको ये भी पता था कि नीलकंठ बहुव्रीहि समास है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि क्यों है, और ये भी बिल्कुल नहीं पता था कि ये तत्पुरुष क्यों हो जाएंगे। समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी कोई चीज़ बताई जाए उस पर विश्वास ही ना करें। एक ही चीज़ को हमने 3 से 4 बार बोला, मुंह से कम 4 बार बोल चुका हूँ कि द्विगु समास के एग्जाम्पल और कर्मधारय के बहुत सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के होते हैं। बहुव्रीहि समास के बहुत सारे एग्जाम्पल कर्मधारय और द्विगु के होते हैं। और उसके बावजूद भी मैंने इसी बात के लिए अपने सभी बैचों में पहली बार ये कंडीशन आपको लिख के दी, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादातर बच्चों को खुजली होगी। ठीक है, ये मैंने लिख के दी, अदरवाइज मैं वर्बली बताता था कि बेटे द्विगु समास के कर्मधारय के वे सारे एग्जाम्पल जो किसी तीसरे की विशेषता को बताते हैं वो तब तक बहुव्रीहि कहलाएंगे जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है। और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो वो सामने वाले की मर्जी कि वो तत्पुरुष में पूछेगा, कर्मधारय में पूछेगा या फिर द्विगु समास में पूछेगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाए। लेकिन अगर मैं इन दो को निकाल दूं, कौन से दो को? अगर इन दो को मैं निकाल दूं प्यारे दोस्तों, ये चतुर्भुज और चतुर्मुख को, बाकी किसी में भी संख्या नहीं आई है, बाकी किसी में भी संख्या नहीं आई है। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जब आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कर्मधारय समास के कहलाएंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल कर्मधारय समास के कहलाएंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पहला संख्या है, इसमें संख्या, इसलिए द्विगु के भी एग्जाम्पल हुए। कब? जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तब। और ऑप्शन में बहुव्रीहि भी और द्विगु भी है तो ये दोनों के दोनों बहुव्रीहि समास होंगे, ये ध्यान रखना। चलो अब कुछ एग्जाम्पल और रख देते हैं आपके सामने, उनमें से आपको बताना है। वारिद, वारिज, वारिधि, प्योधि, जलज, जयपुर, जयपुर,
ये बाद में ले लो, इनकी कंडीशन भी बता देंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो जी, वारिद का मतलब यहाँ वारी कहते हैं पानी को, दे मतलब देने वाला, पानी को देने वाला बादल अर्थात मेघ हो गया। वारी कहते हैं पानी को, जय मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल हो गया। वारी कहते हैं पानी को, धी कहते हैं धारण करने वाले को, पानी को धारण करने वाला समुद्र अर्थात सागर हो गया, जल में जन्म लेने वाला कमल हो गया। इसलिए ये भी क्या कहलाए, बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाए। ये आंसर आपको बताना था, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और बची, और वो कंडीशन है प्यारे दोस्तों, नोट करके आप लिखोगे। जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है, बसाया या आबाद किया गया है, वे नगर बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि, वे नगर बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे जयपुर, राजा जयसिंह द्वारा बसाया गया पुर। दूसरा जोधपुर, तुगलकाबाद, हैदराबाद। राव जोधा द्वारा बसाया गया पुर कहते हैं नगर को, बसाया गया पुर जोधपुर। तुगलक के द्वारा आबाद किया गया जिसे हैदर अली ने आबाद किया है, जिसे वो क्या कहलाया दोस्तों, हैदराबाद। तो यानी कि जो ये नगर बसाए गए हैं, आबाद किए गए हैं प्यारे दोस्तों, जी अब हम कैरेबिल का जीवन में कभी भी जीएस का बैच नहीं लेंगे। चलो जी, क्यों, क्या दिक्कत हो गई जी विशाल को? ठीक है, क्योंकि 2 दिन पढ़ाते हैं, 4 दिन की छुट्टी। देखो ऐसा है, कुछ मजबूरियां रहती है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं विशाल जी, आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी टीचर कभी भी जानबूझ के छुट्टी नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है, हर टीचर की कैरियर विल के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, यहाँ अपने आप में सारे टीचर एक जिम्मेदारी के साथ इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। जैसे मेरी कल क्लास ऑफ क्यों हुई थी, आपको पता ही नहीं, नेट ही नहीं था। और महीने में एक बार ऐसा होता है कि वास्तव में बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ करके माइक लगा के जैसे ही मैं हुआ लाइव,
तो कि लाइव हो ही नहीं रही, क्योंकि पहले तो ध्यान दिया नहीं कि नेट तो है ही नहीं। और उसके बाद आनन फानन में वो क्लास आपकी कब कैंसिल हुई? एट ए टाइम 8:03 या 4 या 7 मिनट पे हुई। उसकी वजह से तो मॉर्निंग में आपको ध्यान रखना है, करीब करीब प्यारे दोस्तों 2:18 पे नेट आया, 2:18 पे। अब उसमें तो बहुत सारे प्रोग्राम थे, बहुत सारी मेरी क्लासें थी, कम से कम 8 तो मेरी ऐप की क्लासें कैंसिल हुई है। किसकी वजह से? जिसमें ना मेरा कोई फॉल्ट है, मैं एकदम फिट हो गया। पूरा दिन में फिर ऐसे ही वेट करता रहा चीज़ों का। अचानक 2:18 पे वो आया नेट, फिर मैंने 3 बजे एक क्लास ली, फिर शाम को मैंने यूट्यूब वाली क्लास ली। तो एक तो खुशी अंदर से ये हो रही थी, चलो जी मेरी वजह से आज क्लास कैंसिल नहीं है, मेरा बर्थडे भी था और आज नेट नहीं है, देखो परमात्मा ने मुझे आज रेस्ट करने के लिए बोला है। लेकिन फिर अगला ही मैसेज आया कुछ देर बाद परमात्मा का कि नहीं नेट तो आया है भाई, क्लास लो। और फिर मुझे लगा कि बिना क्लास लिए बर्थडे कैसे मनेगा, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी क्लास चली। तो ऐसे ही ये टेक्निकल चीज़ें हैं दोस्तों। किसी के कैमरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, मान के चलो विशाल कह रहा है सर जीएस की क्लास से जो है 2 दिन क्लास होती है, फिर 2 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन छुट्टी होती है। दोस्तों कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम, यार हम इंसान लोग हैं, आपको भी पता है, बीवी बच्चों वाले हैं, 1-2 टीचर को छोड़ के। किसी का बच्चा बीमार है तो किसी के घर में कोई दूसरी दिक्कत है, ठीक है। अब मान के चलो किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, जैसे अभी गगन प्रताप सर हो गए, इसके बाद अरुण सर हो गए रीजनिंग वाले। अब उसके बावजूद भी वो क्लास ले रहे हैं। सच्चाई तो मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने मिसेज को टाइम दे प्यारे दोस्तों, और उस बच्चे को टाइम दे। हमारा तो पूरा काम, आपको तो यही पता है कि एक ही क्लास होती है, जो कि आप तो एक ही बैच खरीदते हो, लेकिन हमारा काम तो सुबह 8 बजे से शुरू होता है, कई बार तो 7 बजे से शुरू होता है, और शाम को प्यारे बच्चों 10 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन आपको उस चीज़ का पूरा बैकग्राउंड का नहीं पता है। और दूसरा ये है कि आपको ये भी नहीं पता है कि कई बार हमें डॉक्टर भी बोलते हैं, हमें खुद भी फील होता है कि ये पढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। गले में दिक्कत होती है, छाती तक दिक्कत, जब गला काम नहीं करना तो छाती का यूज करना पड़ता है, फिर छाती में दिक्कत होने लगती है। कई टीचरों को प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी की, आपको पता ही नहीं क्यों, क्योंकि 8 बजे जो बंदा खड़ा हो जाएगा और शाम के 8 बजे तक पढ़ाएगा, जब वो दिन में 7-8 घंटे भी पढ़ाएगा तो रीढ़ की हड्डी जवाब देगी कि नहीं देगी? कंटिन्यू एक ही चीज़ पे, शरीर के एक ही अंग पे आप प्रेशर दे रहे हो और बार बार एक ही जगह एक ही पोजीशन में खड़े हो कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो वो इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। तो उन सर की जीएस वाले में, मुझे नहीं पता कौन से जीएस की बात कर रहे हो, क्योंकि जीएस की हमारे यहाँ बहुत सारी फैकल्टी है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हमारे यहाँ ईमानदारी से बता रहा हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम जब कोई होती है किसी भी तरह से, स्मार्ट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर लाइट चली गई, उसका भी एक कारण छोटा सा होता है, अदरवाइज सबने इन्वर्टर रखे हुए हैं बड़े बड़े कि कोई दिक्कत ही ना आए। और ये आप देख लो, विनय कह रहा है सर आपकी आवाज़ बदल गई, ये सच्चाई है कि आज से 2 साल पहले जो मेरी आवाज़ थी वो नहीं है, लड़कियों जैसी आवाज़ हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ती है आवाज़। तो हमने क्या खोया है वो हमें पता है। और आपकी एक दिन छुट्टी हो जाए और जिसमें टीचर का कोई फॉल्ट ना, उसी में बिल बिलाने लगते हो। आप दूसरी जगह जाके तो देखो, एक बार दूसरी जगह आप बैच खरीद के तो देखो, जहाँ 2-2 हज़ार रुपया की फीस है, अन्य अकेडमी है, और उसके बाद वहाँ 56 टीचर पढ़ाएंगे, सब जो है ना घास काट देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा सही पढ़ा रहा है कौन सा गलत पढ़ा रहा है। एक ही सब्जेक्ट के 50 टीचर मिलेंगे और 10 दिन क्लास कंटिन्यू सुनोगे तो पागल बन जाओगे। क्लियर? तो इसीलिए थोड़ा सा, या तो आप टीम से बात करो मैनेजमेंट से कि उनकी क्लासें क्यों नहीं चल रही है जीएस की, या फिर आपके पास अगर सर का नंबर है तो नंबर लो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैं सारी फैकल्टियों को जानता हूँ, जब से कैरियर चल रहा है तब से हम हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, हमारी आपस में बातचीत होती रहती है। पहला काम है, घर के काम बाद में, अपनी लाइफ बाद में, पहला काम है किसी भी तरह आप लोगों से जो प्रॉमिस हुआ है उस प्रॉमिस पे खड़े उतरते रहे ईमानदारी से। कई टीचर को ऐसा है, जीएस जो राशिद सर है करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, मैं उनको कई बार देखा हूँ आनन फानन में क्लास लेते हुए, प्रॉपर तैयार नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन करंट अफेयर की क्लास जानी है तो जानिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वेट कर रहे हैं, कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, जो अपना दैनिक दिनचर्या होती है वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों तक हम अपनी बेस्ट चीज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये सब मशीन है दोस्तों, ठीक है, जैसे ऐप है, अपडेट नहीं करेंगे तो वो हैंग होगा,
आपको समस्याएं आएगी। अब ऐप पे अपडेट होती है चीज़ें, 1-2 दिन आपको क्लास नहीं शो होती है, या वो मिस हो जाती है, या आपकी PDF दाएँ बाएँ हो जाती है, उसमें भी आप हज़ारों कॉल कर देते हो। जबकि हम कई बार कह चुके हैं कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है ना, उसके लिए ऑलरेडी 50 से ज़्यादा कैंडिडेट उन सब चीज़ों पे आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं कि बच्चों को दिक्कत कहाँ है, बच्चों की वास्तव में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कितने कम समय में हम कर सकते हैं। आप नहीं भी फ़ोन करोगे, नहीं भी मैसेज छोड़ोगे, वो ऑटोमेटिक अपने समय पे चीज़ें ठीक होनी है। और समय का मतलब है किसी में 24 घंटे लग जाते हैं, किसी में 48 घंटे लग जाते हैं। अब मुझे ये मैसेज जो छोड़ा गया जब मेरी क्लास कैंसिल, देखिए कल की बात बता रहा हूँ सच्चाई में, आप लोगों तो यही है, जब मैं क्लास कभी ऑफ करता नहीं हूँ, ठीक, कुछ समस्याएं आती है। जैसे अभी समस्या मेरे साथ आ गई, एक और समस्या ये आ गई कि मैं तो आपको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरी ड्यूटी प्यारे दोस्तों सर्वे में आ गई है। तो सर्वे का मतलब ये है कि जो RWA वाले होते हैं दिल्ली के अंदर, उनको मुझे गाइड करना है कि भाई आप अपनी सोसाइटी वालों को भेजो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, बस वही गिने चुने लोग बचे हैं, और उनको वहाँ पे जाना। अब उसके चलते मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, 9 बजे, और आपका बैच ही प्यारे दोस्तों 9:30 तक है, 9:15 तक है। अब इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, या तो पहले तो हो सकता है कल की जो क्लास होगी प्यारे दोस्तों आपकी, मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दूँ, अगर आप लोग एग्री हो तो, ठीक है, और नहीं से फिर इसका थोड़ा 2-4 दिन के लिए, वो ज़्यादा लंबा समय नहीं है, वो 2-4 दिन का काम है, फिर मैं इस क्लास को शाम के वक्त रखूँगा। तो अगर आप लोग एग्री हो तो मैं 8 की जगह ये क्लास में 7:30 बजे लेना चाहता हूँ, ठीक है। जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज़, आप लोगों ने याद करा दिया, ठीक है, विशाल ने, मैं भूल ही गया था उस चीज़ को आपसे शेयर करना, कि ज़्यादा नहीं है, इस सप्ताह की ही 2-4 क्लास, बाकी अपने टाइम पे ही होगी, 8 बजे क्लास होगी, लेकिन मैं कुछ टाइम 7:30 बजे आपकी क्लास लेना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा वो भी काम हो जाए। अदरवाइज मैं ऑफ कराऊंगा तो मुझे भी थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, सिलेबस का ये भी है। तो कल से जो मैं आऊँगा कुछ टाइम के लिए, 3-4 क्लास के लिए, सिर्फ इस सप्ताह की क्लास के लिए, नेक्स्ट सप्ताह से 8 बजे ही आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो मैं 7:30 बजे आ जाऊँगा। अगर आप लोग 7:30 बजे लाइव नहीं हो पाओगे तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप बाद में ये 3-4 क्लास मेरे कहने से आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। अदरवाइज फिर वही अगले सप्ताह मंडे से आपकी क्लास मैं 8 बजे ही लूँगा, ठीक है, ठीक है, बस वही आधा घंटा पहले करना है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, तो ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा, देखो कंडीशन कौन कौन सी आई हमारे सामने। कंडीशन ये आई कि जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया हो वे नगर बहुवीरी समाज के उदाहरण होते हैं। जैसे जयपुर को राजा जयसिंह ने बसाया, जोधपुर को राव जोधा ने बसाया, तुगलकाबाद को तुगलक के द्वारा आबाद किया गया, हैदराबाद को हैदर अली ने, जो टीपू सुल्तान के जो फादर थे, उन्होंने प्यारे दोस्तों आबाद किया। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या कहलाए, बहुवीरी समाज के उदाहरण। इसके बाद में एक लास्ट कंडीशन आपको और ध्यान रखना है, बहुवीरी समास में समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, वाला, वाला, वाली, वाले। दूसरा किसका प्रयोग करेंगे, जिसका, जिसकी, और जिसका, जिसकी, जिसके। ये आपको ध्यान रखना है। बहुवीरी समास की सारी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ओके ओके। हाँ, नहीं नहीं, चक्रपाणी में अवयवी भाव समास नहीं है। आप संस्कृत की चीज़ को हिंदी के साथ मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। चक्रपाणी हम कहते हैं जिसने हाथ में चक्र लिया है, और वो कौन है, विष्णु जी, ठीक है। और श्री कृष्ण जी विष्णु के ही अवतार थे, ठीक। तो यहाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, समास विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ समास विग्रह कहते हैं शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या, जैसे एक दंत आ जाए, ठीक है, या प्यारे दोस्तों चंद्रमौली आ जाए।
चंद्र है मस्तक पर जिसके, तो जब जिसके आ गया प्यारे दोस्तों तो वो क्या कहलाया, बहुव्रीहि समास। वीणा है हाथ में जिसकी, ठीक है, तो क्या कहलाया, बहुव्रीहि समास। क्यों, वीणा पाणी सरस्वती को कहते हैं। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अब वाला वाली वाले भी आता है, वो भी हमें थर्ड पर्सन को बताता है। वो भी किसे बताता है, थर्ड पर्सन को। अब ये कर्मधारीय, द्विगु और बहुव्रीहि समास ये कैसे हो जाते हैं किसी एक में भी, अब उसको देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ शब्द आ गया प्यारे दोस्तों, त्रिनेत्र शब्द आ गया। क्या आ गया, त्रिनेत्र शब्द। तो त्रिनेत्र का जो समास विग्रह करेंगे वो हम तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वो तीनों सही है। तीन नेत्र का समूह, दूसरा तीन नेत्र है जो, तीसरा तीन नेत्र वाला, और फोर्थ तीन नेत्र है जिसके। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बताइए कि इनमें कौन सा समास विग्रह सही है, कौन सा गलत है। तो प्यारे दोस्तों ये चारों के चारों सही है। ये क्या है, ये चारों के चारों ही सही है। जब हम यहाँ समूह कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि समूह का जो हम प्रयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, द्विगु समास में। वो कहाँ करते हैं, द्विगु समास में। जो का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, कर्मधारीय समास में। जो का प्रयोग कहाँ करते हैं, कर्मधारीय समास में। वाला वाली का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, बहुव्रीहि समास में। कहाँ करेंगे दोस्तों, बहुव्रीहि समास में वाला वाली का प्रयोग करेंगे। जिसका जिसके जिसकी का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुव्रीहि समास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये चारों के चारों समास विग्रह थे ये चारों ही सही थे। और मैंने ये कहा कि जब तक आप वो चीज़ें नहीं छोड़ोगे जो पहले से आपने रटी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना तब तक आप नहीं कर पाओगे। हाँ, नगरों में कोई समास नहीं है, ठीक है, क्योंकि नगर शब्द एक है, ठीक है। समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में। समास की डेफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में। दीपांशु का एक डाउट था, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब सारी चीज़ें मेरे से इन्फॉर्मेशन लोगे किसकी क्लास क्यों ऑफ चल रही है। अब मैं ज़्यादातर जो क्लासें हैं, एक दो क्लास को छोड़कर मैं घर से क्लास देता हूँ, स्टूडियो में जाना नहीं होता है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम होती है इन मामलों में। जब स्टूडियो में रहते हैं तो सारी चीज़ें पता होती है। तो त्रिनेत्र क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ तीन नेत्र का समूह। तो तीन नेत्र का समूह क्या कहलाया, जब समूह आ गया तो द्विगु समास कहलाया। क्या कहलाया, द्विगु समास। और तीन नेत्र है जो वो क्या कहलाया, कर्मधारीय समास। तीन नेत्र वाला बहुव्रीहि समास, और तीन नेत्र है जिसके वो क्या कहलाया, बहुव्रीहि समास। इसका मतलब ये हुआ जब भी समास विग्रह में समूह या समाहार, जब भी समास विग्रह में समूह या समाहार शब्द आ जाए तो आंखें बंद करके प्यारे दोस्तों वो सारे के सारे एग्जाम्पल द्विगु समास के होते हैं। समाहार भी मतलब समूह होता है, और प्यारे दोस्तों समूह भी क्या कहलाता है अपने आप में, ठीक है, वो कर्म द्विगु समास के अंदर, क्योंकि द्विगु का अर्थ ही समूह और समाहार होता है। जो का जो मतलब है यहाँ पे तीन नेत्र है जो, तो जो का मतलब है विशेषण और विशेष्य। जो का मतलब यहाँ है उपमान और उपमेय। जब हम कह रहे हैं तीन नेत्र वाला, इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन वाला, ठीक है। तीन नेत्र है जिसके, कोई तीसरा आदमी, तीसरा व्यक्ति। तो ये वाला और जिसके हमेशा ही थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तीसरे को बता रहे हैं। तो इसीलिए जहाँ वाला वाली वाले जिसका जिसके जिसकी आ जाए वो बहुव्रीहि, और जहाँ समास विग्रह करते समय जो शब्द आ जाए वो कर्मधारी है, और जहाँ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। क्योंकि वास्तव में समास विग्रह करते समय वाला वाली वाले जिसका जिसके जिसके का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वो प्रयोग करते हैं हम बहुव्रीहि समास में। समास विग्रह करते समय वाला वाली आ जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। आपको ये कंडीशन भी बताई गई। जब समास विग्रह करते समय के अनुसार आता है तो अवयवी भाव समास होता है। क्या होता है, अवयवी भाव समास। दोबारा से समझ लो, ठीक है।
ये एक बार और लिख देते हैं। आपने अब तक क्या पढ़े? अव्ययी भाव, दूसरा क्या पढ़ा आपने? द्वंद्व, यहाँ क्या लिख देते हैं? समास। तीसरा क्या पढ़ा आपने? कर्मधारय। फिर फोर्थ क्या पढ़ा आपने? द्विगु। और पांचवा क्या पढ़ा आपने? बहुव्रीहि। पांचवा क्या पढ़ा आपने? बहुव्रीहि। ये पढ़े हैं। अब अवयवी भाव में के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। द्वंद्व में और, व, तथा, या, अथवा का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय में जो, समान, रूपी, जैसा। वचन अमृत, वचन रूपी अमृत, ठीक है। जो, समान, जैसा। संस्कृत के शब्द आएंगे तो ईव का भी प्रयोग करेंगे, घन, ईव, श्याम, ठीक है। द्विगु समास में किसका प्रयोग करते हैं? समूह और समाहार, समूह और समाहार। बहुव्रीहि समास में किसका प्रयोग करते हैं? जिसका, जिसके, जिसकी। जिसका, जिसके और जिसकी, या वाला, वाली और वाले। अब कहीं मान के चलो, जरूरी नहीं है वो सामासिक पद देगा आपको। प्यारे दोस्तों, सामासिक पद ना देके वो क्या करेगा? समास विग्रह देगा और समास पूछ लेगा। और जब समास विग्रह देगा और आपके पास ऑप्शन में अनुसार के अनुसार हो, शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, यथाशक्ति तथा योग्यता, तो योग्यता के अनुसार, तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है वो सारे के सारे एग्जाम्पल अवयवी भाव समास के होते हैं। जहाँ माता और पिता, राम व लक्ष्मण, गुरु तथा शिष्य या गुरु और शिष्य या गुरु व शिष्य, पति या पत्नी, पति और पत्नी, इस तरीके से जहाँ भी एनीथिंग किसी भी शब्द में प्यारे दोस्तों और, व, तथा, या, अथवा का प्रयोग करता है तो वो भी कहलाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। जहाँ जो आ जाए, समान आ जाए, रूपी, जैसा और ईव आ जाता है, कर्मधारय समास। जहाँ समूह और समाहार शब्द आ जाता है तो वो द्विगु समास कहलाता है। और बहुव्रीहि समास वहाँ होगा। ये सारे के सारे समास विग्रह के हैं। ये क्या है दोस्तों? ये समास विग्रह के हैं। समास विग्रह, जब शब्द की छोटी से छोटी हम व्याख्या करते हैं, उनमें अगर ये शब्द आते हैं तो उसी के आधार पे आप इनकी पहचान करोगे। तो ये समास विग्रह के दौरान आपको यहाँ पे ये कंडीशन मिलेगी। ये भी एक क्वेश्चन है समास विग्रह वाला। क्लियर? इससे पहले आपने क्या पढ़ा? बहुव्रीहि समास में समास विग्रह कैसे होगा। इसके साथ फिर जिस नगर को बसाया या आबाद किया गया है वे नगर बहुव्रीहि समास हैं। लेकिन जो नगर न तो बसाए गए हैं न आबाद किए गए हैं, उनका वैसे ही नामकरण हुआ है, तो वहाँ पे उनमें प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद है वारिद, ठीक है, जलद, ये अपने आप में ध्यान रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। ये भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं। इसमें ये दय क्या है? क्रिया है प्यारे दोस्तों। इसमें ये क्या है? क्रिया है। दय मतलब देने वाला, जय मतलब जन्म, धी मतलब धारण करने वाला, जो पानी को धारण करता है, जो पानी में जन्म लेता है, जो पानी को देता है। जैसे प्यारे दोस्तों शब्द आ गया जलज, जल में जन्म लेने वाला जलज। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाए। यहाँ पर ये सारे विशेषण और विशेष्य भी थे, लेकिन ये तीसरे को, थर्ड पर्सन को बता रहे थे। यहाँ पे इन दो शब्दों को छोड़कर सारे विशेषण और विशेष्य थे, ठीक है। लेकिन ये दो शब्द प्यारे दोस्तों यहाँ संख्या के साथ आए हैं, लेकिन ये ब्रह्मा और विष्णु की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि है। लेकिन जब यहाँ पे बहुव्रीहि ऑप्शन में ना हो तो इन दोनों के अंदर प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है द्विगु समास होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी किसकी कंडीशन थी? बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास के आपको बताए गए कि बहुव्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण कर्मधारय व द्विगु के अंतर्गत भी आते हैं। इसके बाद बताया कि बहु का अर्थ होता है अन्य, व्रीहि का अर्थ होता है परंपरा,
तो अन्य पद प्रधान जहाँ होता है उसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास। प्रथम व द्वितीय दोनों पद गौण हो जाते हैं बहुव्रीहि में, तीसरे की प्रधानता होती है। इसीलिए जैसे यहाँ पहले दो शब्द क्या है, दस और आनन, और ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों, रावण। क्लियर। जहाँ दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद अर्थात तीसरा पद, जैसे यहाँ प्रधानता किसकी है, रावण की प्रधानता, यहाँ दस की और आनन की नहीं है, इसीलिए क्या कहलाया, बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाए। इसीलिए ये क्या कहलाए दोस्तों, बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाए। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलो जी, ये भी आपको बताया गया कि वास्तव में समास विग्रह में अगर वो समूह देगा, जो देगा, वाला देगा, जिसके देगा, उसी के आधार पे बताना है। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि एक ही शब्द में तीन तीन चार चार समास कैसे हो सकते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछता क्या है। जैसे पीताम्बर ले लिया, पीला है वस्त्र जो, पीले वस्त्र वाला, पीला है वस्त्र जिसका। और इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, ये दो, ये तीन और ये चार, पीले वस्त्र का समाहार। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप कहोगे कर्मधारय समास। आप क्या कहोगे, कर्मधारय। इसमें कौन सा समास है, तो आप कहोगे बहुव्रीहि समास। क्या कहोगे दोस्तों, बहुव्रीहि समास। तो ये कर्मधारय का उदाहरण था पहले वाला, ये बहुव्रीहि का है। ये भी क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि का उदाहरण है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप कई बार आवर्ती चिन्ह का मतलब ही नहीं समझ पाते। इसके बाद में ये क्या है आपका, ये है प्यारे दोस्तों आपका द्विगु समास। ये क्या है, द्विगु समास। क्यों, ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे जो आया है, जो बताता है ये कर्मधारय को। इसके बाद में यहाँ प्यारे दोस्तों ये वाला और जिसका बताता है आपको बहुव्रीहि समास को। और इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, समाहार बताता है आपको द्विगु समास में। इसका मतलब क्या हुआ, पीताम्बर में प्यारे दोस्तों आपका कर्मधारय समास भी होता है, बहुव्रीहि समास भी होता है, द्विगु समास भी होता है। और इनको तो छोड़ दो, पीताम्बर तत्पुरुष समास का भी प्यारे दोस्तों के अंतर्गत भी आता है, पीताम्बर तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी आता है। जब ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो उस कंडीशन में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो क्या कहलाएगा, उस कंडीशन में वो कहलाएंगे तत्पुरुष समास। क्यों कहलाएंगे, ऐसा क्यों है। अब मान के चलो वो आपको सबको पता है, पीताम्बर जो है हम विष्णु को कहते हैं, उसको वो पूछना ही नहीं, उसको तो अलग चीज़ पूछनी है। ठीक है, वो कह रहा है कि पीला है वस्त्र जो, और जब जो कह दिया तो बहुव्रीहि समास की कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ पे। तो जो क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, विशेषण और विशेष से कहलाया। पीला, पीले वस्त्र वाला, इसका मतलब थर्ड पर्सन तीसरे को पूछ रहा है। पीला है वस्त्र जिसका, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा है। पीला वस्त्र का समाहार, तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों वो द्विगु की बात कर रहा है। तो जो भी स्थिति देगा, जिस कंडीशन में देगा आपको, उसी के आधार पे ही आपको बताना है। आपको ये रटना नहीं है कि पीताम्बर विष्णु को कहते हैं, पीताम्बर बहुव्रीहि ही होगा। अरे उसने नहीं दिया ऑप्शन में बहुव्रीहि, तब क्या करोगे। और ऐसे पूछता है वो जानबूझ के, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर बच्चे इस तरह के क्वेश्चनों को गलत करते हैं। अब एक लास्ट बचा दोस्तों हमारा, और वो लास्ट क्या है, वो लास्ट है हमारा तत्पुरुष समास। वो लास्ट क्या है हमारा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास कहाँ होता है, जहाँ दूसरा पद प्रधान, उत्तर पद, द्वितीय पद, उत्तर पद द्वितीय पद, बाद वाला पद, बाद वाला पद, या दूसरा पद प्रधान समास। एक ही बात है, दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास। दूसरा पद प्रधान समास तत्पुरुष समास कहलाता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो जी, पहली कंडीशन। दूसरा, तत्पुरुष समास के भेद कितने? दो। कौन कौन से भेद? एक, समानाधिकरण तत्पुरुष, और दूसरे होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष जो होता है दोस्तों, वो होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार। और व्याधिकरण जो होता है वो होता है 6 प्रकार का। कितना होता है? 6 प्रकार का। ये तत्पुरुष से बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना कि तत्पुरुष समास उसी पे आ रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं, वही चल रहा है यहाँ पे भी। तो अब तक जितने भी आपने कंडीशन अप्लाई करके देखो, आंसर टैली करके भी आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, देवलोक में अगर कोई समास पूछे, हरिओम का क्वेश्चन है, डाउट है उसे, सर देवलोक में समास बताइए, क्या ऑप्शन देगा आपको? एक तो ऑप्शन देगा अव्ययीभाव, पहला शब्द अव्यय है नहीं, पहला शब्द देव है, देव अव्यय नहीं है, विकारी नहीं है, तो अव्ययीभाव नहीं हुआ। दूसरा क्या देगा? द्विगु समास, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है, इसलिए देव संख्यावाची नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर होता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहाँ शब्दों के बीच में प्रतियोगिता है, यहाँ प्रतियोगिता नहीं है। विलोम शब्द होता है, वो भी नहीं है। आवर्ती होती है, वो भी नहीं है। योजक चिन्ह लगा होता है, वो भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? द्वंद्व समास की कोई भी कंडीशन देवलोक पे अप्लाई नहीं हो रही है। फिर आपको क्या पढ़ाया गया आज? बहुव्रीहि समास। कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है देवलोक कि तीसरा कोई है, तो एक तो है नहीं, क्योंकि कुछ अंतरिक स्थानीय प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना लोक हैं, तो कुछ भू स्थानीय हैं और कुछ प्यारे दोस्तों ठीक है धो स्थानीय लोक होते हैं। यानी कि एक तो पाताल लोक भी होता है, एक प्यारे दोस्तों धो लोक भी होता है, एक अंतरिक्ष लोक भी होता है, और एक पृथ्वी स्थानीय भी होता है। तो वो भी नहीं, तो बच क्या गया? बच तत्पुरुष गया, इसलिए राइट आंसर तत्पुरुष है। अरे जब बाकी के समास आप पढ़ चुके हो और वो कोई भी कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ऑप्शन बचा वो उसका राइट आंसर हुआ। जब तक आंसर टैली करना नहीं जानोगे तब तक ये सारी चीज़ें आपकी रटी हुई होगी, और आपकी हमेशा कोशिश होती है रटने की, और रटने से नॉलेज तो ले सकते हो, आप सूचना ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन वहाँ पेपर में राइट आंसर नहीं कर सकते हो समास का। इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वहाँ जानबूझ के वो ऐसा एक क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन देगा आपको कि वहाँ आप गलत करोगे, क्योंकि आपने तो चीज़ों को रटा हुआ है, उसका पूछने का मकसद कुछ और है, आपके दिमाग में चीज़ें कुछ और आ रही है। तो उत्तर कहते हैं बाद वाले पद को। उत्तर पद किसे कहते हैं दोस्तों? बाद वाला जो पद होता है वो कहलाता है हमारा उत्तर पद। इसी को हम द्वितीय पद कहते हैं, इसी को हम बाद वाला पद कहते हैं, इसी को हम दूसरा पद भी कहते हैं। तो जहाँ उत्तर पद, द्वितीय पद, बाद वाला पद, दूसरा पद प्रधान होता है वो कहलाया तत्पुरुष समास। लेकिन बाद वाला पद प्रधान तो द्विगु समास में भी था, और बाद वाला पद प्रधान तो कर्मधारय समास में भी था। लेकिन फिर हम कैसे पहचान करेंगे? कर्मधारय में बाद वाला प्रधान था, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों प्रधान था? क्योंकि वहाँ विशेषण और विशेष्य के रूप में वो शब्द रहेगा। तो वहाँ दूसरा पद या तो विशेषण होगा या विशेष्य होगा, या तो उपमान होगा या उपमेय होगा। लेकिन यहाँ दूसरा पद कभी भी विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय नहीं होता है। द्विगु समास में भी बाद वाला शब्द प्रधान है, लेकिन पहला संख्यावाची होता है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों बाद वाला शब्द प्रधान होगा, लेकिन पहला संख्यावाची नहीं होगा, इसीलिए ये तत्पुरुष समास कहलाया। तो वहाँ बाद वाला शब्द प्रधान है उन दोनों में भी, लेकिन इसमें भी बाद वाला ही प्रधान है। तो भिन्नता क्या है कि विशेषण विशेष्य नहीं होगा, जबकि कर्मधारय में होगा। द्विगु में पहला संख्यावाची होगा, लेकिन तत्पुरुष में पहला संख्यावाची नहीं होगा। तो तत्पुरुष समास के जो भेद है वो 2 भेद होते हैं। एक तो होते हैं समानाधिकरण, अर्थात जिनके समान आधार होते हैं वो कहलाते हैं समानाधिकरण। एक होते हैं व्याधिकरण, जिनके अनेक आधार होते हैं
वो कहलाते हैं व्याधिकरण। वो क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण। तो हमारे पास यहाँ शब्द क्या है? हमारे पास है यहाँ समानाधिकरण। क्या है हमारे पास? समानाधिकरण शब्द है। और ये जो समानाधिकरण है प्यारे दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलके बना है। ये किन से मिलके बना है? दो शब्दों से, समान और अधिकरण। अधिकरण कहते हैं आधार को। तो जहाँ समान आधार होते हैं तो वो क्या कहलाए? समानाधिकरण कहलाए। समान आधार कैसे होंगे जी? यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसके जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इन दो प्रकार में जो आते हैं, एक आता है हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास। क्या आता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। एक क्या आता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। और दूसरा जो आता है हमारा, वो आता है द्विगु समास। वो क्या आता है? द्विगु समास। क्योंकि जब द्विगु को, कर्मधारय को प्यारे दोस्तों हम तत्पुरुष के अंदर रख लेते हैं तो उस समय समास के भेदों की संख्या होती है 4। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जब ऑप्शन में 6 ना हो और आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो राइट आंसर केवल और केवल 4 होगा। क्योंकि यहाँ जब हम कर्मधारय की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने शब्द ले लिया प्यारे दोस्तों किरसन सर्प। कौन सा शब्द ले लिया हमने? किरसन सर्प। तो ये सांवलापन किसके अंदर है? ये सांवलापन या काला सांप या काली बकरी, तो ये सांवलापन सांप के अंदर है। तो प्रधानता किसकी हुई? यहाँ सर्प की। हमने द्विगु समास में प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया आपका, यहाँ पे दो राहा। क्या ले लिया? यहाँ पे चौराहा शब्द ले लिया। तो यहाँ पे ये 4 क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ रास्ते हैं। तो इसमें भी यहाँ राहा ही क्या है? प्रधान है। इसमें यहाँ सर्प की प्रधानता बाद वाला। लेकिन यहाँ में तत्पुरुष समास जो कि एक तीसरा भी मैं ले लेता हूँ प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। इस तत्पुरुष समास जिसको आप कहते हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पे मैंने वो शब्द ले लिया है राजपुत्र। यहाँ कौन सा शब्द ले लिया मैंने? राजपुत्र। ये क्या है? राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें भी बाद वाला शब्द प्रधान है, इसमें भी बाद वाला है, इसमें भी बाद वाला है। इसीलिए इन तीनों के हो गए समान आधार। और जहाँ तीनों के समान आधार हो जाते हैं तो प्यारे दोस्तों ये कर्मधारय और द्विगु को हम मान लेते हैं तत्पुरुष समास के भेदों के अंतर्गत। क्योंकि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होता है दोस्तों? एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो जब समान आधार हो गए, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन हो गई कि तत्पुरुष में भी बाद वाला प्रधान है, इसमें भी द्विगु में भी पहला संख्यावाची होता है, बाद वाले की प्रधानता होती है। कर्मधारय में भी विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय के रूप में होते हैं शब्द, लेकिन बाद वाले की प्रधानता होती है। इसमें भी बाद वाला प्रधान, इसमें भी बाद वाला प्रधान, इसमें भी बाद वाला। तो तीनों के समान आधार हो गए। और जब समान आधार हो गए तो कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास के अंतर्गत मान लिया गया। कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास के अंतर्गत मान लिया गया। और उस कंडीशन में समास के भेदों की संख्या बन गई 4। जब जब ऑप्शन में 6 नहीं होगा तब तब समास के कुल भेदों की संख्या केवल 4 होगी। क्योंकि एक पढ़ते हैं हम कर्म तत्पुरुष और दूसरा पढ़ते हैं हम द्विगु तत्पुरुष समास। दूसरा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम द्विगु तत्पुरुष समास। ये आपको ध्यान रखना है, द्विगु तत्पुरुष समास। तो ये जो बार बार आपको कह रहे थे कि द्विगु समास के जितने भी उदाहरण हैं, ये जरूरी नहीं है वो केवल द्विगु समास ही होगा। जब ऑप्शन में द्विगु नहीं होगा तो द्विगु समास के सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के होंगे। कर्मधारय के सारे एग्जाम्पल जब कर्मधारय ऑप्शन में नहीं होगा तो वे सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के होंगे। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो भेद होता है हमारा वो होता है व्याधिकरण। दूसरा भेद क्या होता है दोस्तों? व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तत्पुरुष में से वो इसी से पूछे जाते हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ व्याधिकरण अपने आप में 2 शब्दों से मिलके बना है। इसमें एक शब्द है प्यारे दोस्तों व्याधि। व्याधि कहते हैं बीमारी को। और दूसरा शब्द है इसमें अधिकरण। एक व्याधि, दूसरा अधिकरण। व्याधि जो होता है प्यारे दोस्तों उसको कह रहे हैं हम व्याधि को क्या कह रहे हैं? बीमारी। व्याधि को क्या कहते हैं हम? बीमारी कहते हैं। और ये जो अधिकरण है इसको कहते हैं हम आधार। तो बीमारी के आधार होते हैं आयुर्वेद में 6। कितने आधार होते हैं? 6 आधार होते हैं, जिसकी वजह से व्याधिकरण तत्पुरुष
समास जो होता है प्यारे दोस्तों वो 6 प्रकार का होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। इनमें से एक जो भेद होता है उसे कहते हैं हम कर्म तत्पुरुष। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्म तत्पुरुष। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे क्या कहेंगे हम? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष। दूसरा जो होता है वो कहलाता है करण तत्पुरुष। दूसरा क्या कहलाएगा? करण तत्पुरुष। तीसरा जो कहलाता है वो कहलाता है संप्रदान तत्पुरुष। क्या कहलाएगा? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद चौथा जो होता है उसको कहते हैं हम अपादान तत्पुरुष। क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद पांचवा जो होता है वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास। इसके बाद 6 जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये जो 6 प्रकार होते हैं ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। व्याधिकरण के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कर्ता का कारक को, संबोधन कारक को छोड़ के बाकी जो कारक के प्यारे दोस्तों भेद होते हैं वो सारे के सारे व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद बन जाते हैं। वो सारे के सारे व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद बन जाते हैं। इनको कैसे पहचानेंगे? कर्ता ने कर्म को, इसके बाद क्या आएगा? करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। संप्रदान के लिए, जब भी के लिए कहीं भी विभक्ति आ जाती है। अपादान से अलग होना, से अलग होना, जब भी अलग होने की बात आए तो वो क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। संबंध कहाँ आ जाएगा? का, के, की, रे, रा, री। अधिकरण में क्या होगा? जहाँ में, जहाँ क्या आ जाए? में, पे और पर आ जाता है तो वो कहलाता है अधिकरण तत्पुरुष। तो कल जो टॉपिक हमारा होगा 7:30 बजे क्लास लाइव होगी दोस्तों, ठीक है। इस सप्ताह की जो बाकी क्लासें हैं केवल इस सप्ताह की वो हम 7:30 बजे ही लेंगे, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लाइव नहीं हो सकता है वो बाद में भी क्लास सुन सकता है। अगले सप्ताह से आपका टाइमिंग 8 बजे का ही रहेगा, क्योंकि कुछ थोड़े से इमरजेंसी आ गई है जिसकी वजह से आपको प्यारे दोस्तों 3 दिन की क्लास, 3 दिन हैं, 2 दिन की क्लास आप मान के चलो, बृहस्पतिवार शुक्रवार, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि सैटरडे अगर मैं फ्री हूँ तो सैटरडे भी आपके मैं डाउट क्लास ले लूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट थे, ठीक है। हालांकि डाउट आपको साथ के साथ पूछने चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो यहाँ जब हम इनको करेंगे तो करने का तरीका क्या होगा दोस्तों? आयुर्वेद में आपने देखा होगा जब हम किसी वेद के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ आपसे पूछता है। उससे क्या है, वो पूछता है आपसे प्यारे दोस्तों कि आपने क्या खाया था, कितने घंटे सोते हैं, घर में कौन रहते हो, कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, परिवार में पहले किसी को बीमारी थी। तो वो क्या करता है, लक्षण मिलाता है बीमारी की। तो जब तक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, जिसको हम वैद्य कहते हैं, उसको 6 लक्षण बीमारी के नहीं मिल जाते तब तक वो उसकी दवाई नहीं बनाता है। तो इसलिए आयुर्वेद वाला जो डॉक्टर है वो बीमारी के 6 लक्षण मिलाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसका नाम पड़ा व्याधिकरण। व्याधि कहते हैं बीमारी को, अधिकरण कहते हैं आधार। तो वो बीमारी के 6 आधार मानते हैं, जिसकी वजह से आयुर्वेद से शब्द लेके हमने यहाँ व्याकरण में प्रयोग किया और नाम रख दिया गया व्याधिकरण। नाम क्या रख दिया गया? व्याधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास का क्या है प्यारे दोस्तों? दूसरा भेद है। एलोपैथिक वाला जो होता है आपको ध्यान रखना है, वो 3 ही लक्षण मिलाता है, और जो प्यारे दोस्तों होम्योपैथिक वाला होता है वो 4 लक्षण मिलाता है, तब वो दवाई देता है। अब मान के चलो कोई आपसे पूछने लगे प्यारे दोस्तों कि ग्रामगत में समास बताइए, कौन सा समास होगा, कौन सा पूछने लगे? ग्रामगत। तो ग्रामगत का मतलब क्या हुआ? ग्राम मतलब हुआ गांव को गया, तो जब को आ गया तो क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष। कोई आपसे पूछने लगे रोग ग्रस्त में बताइए कौन सा समास है, या प्यारे दोस्तों आपसे किसी ने पूछ लिया गया गुरु दक्षिणा में समास बताइए, गुरु दक्षिणा में समास बताइए कौन सा समास होगा। ये आपसे पूछ लिया उसने
देश निकाला, देश निकाला में समास। ये आपसे पूछ लिया कन्यादान, कन्यादान में समास बताइए। यह पूछ लिया उसने सिर दर्द में समास बताइए। तो दोस्तों आप कैसे करोगे? आपके पास तरीका क्या है? आपके पास तरीका ये है कि ग्रामगत का मतलब होता है गांव को गया, गांव को गया। इसका जब समास विग्रह करेंगे वो क्या कहलाएगा? रोग से ग्रस्त अर्थात रोग से पीड़ित। इसका समास विग्रह क्या करेंगे? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो वो क्या कहलाई? गुरु दक्षिणा। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, तो क्या हो गया? ये देश निकाला। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या के लिए दान नहीं है, कन्या का दान किया जाता है, कन्या का दान। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर में दर्द, ये समास विग्रह हुए। यानी कि इनको जो हम पहचान पाते हैं दो तरीके से, एक तो समास विग्रह के द्वारा, और दूसरा जब हम कारक पढ़ लेंगे तो इनको कहते हैं कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग। और ये सब जो है ना कर्म करण संप्रदान अपदान, ये कारक हैं। जो आप इंग्लिश में टेंस का प्रयोग करते हैं वही हम हिंदी में कारक का प्रयोग करते हैं उसी के स्थान पे। जो आप वहाँ इन का प्रयोग करते हो, ओप का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ इन के लिए मे का प्रयोग करते हैं, ओप के लिए का के की का प्रयोग करते हैं। तो सेम उसी की कंडीशन उसी के आधार पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें यहाँ पे क्या आ गया? को कारक चिन्ह किसका है? कर्म का, तो ये क्या कहलाया? कर्म कारक। इसमें क्या आ गया? यहाँ से किसका कारक चिन्ह है? करण का। इसके बाद यहाँ गुरु के लिए दक्षिण, गुरु के लिए, ये के लिए किस में आता है? संप्रदान में। देश निकाला, तो ये क्या हो गया? देश से निकाला। कन्यादान, तो ये क्या हुआ? कन्या का दान। सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर का दर्द नहीं होता है, सिर में दर्द होता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जो कारक चिन्ह लगे हैं जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, इनके आधार पे पहचानेंगे। जब वो हमें समस्त पद देगा, सामासिक पद, तो हम समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह में अगर के लिए आ गया तो प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाएगा? वो संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। अब मान के चलो राज पुत्र लिया था हमने भी, तो क्या है? राजा का पुत्र, तो का किस में आता है? संबंध में। तो राजा का पुत्र क्या कहलाया? ठीक है, मात्रा आज्ञा, माता की आज्ञा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, जब की आया तो क्या कहलाया? संबंध तत्पुरुष। तो इस तरीके से हमें कल पहले कारक पढ़ने हैं, कारक के बाद में दोबारा से फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। अभी तो मैंने एक एक एग्जाम्पल सबका दे के बताया है। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि 7:30 बजे हम क्लास लेंगे, वो टॉपिक है प्यारे दोस्तों हमारा कारक। तो कल क्या पढ़ेंगे? कारक। कितने बजे? 7:30 बजे। ठीक है, तो कल 7:30 बजे प्यारे दोस्तों हम कारक की क्लास लेंगे। तो कारक वाला टॉपिक कल कंप्लीट नहीं होगा, वो परसों भी कारक ही रहेगा। उसके बाद में फिर कारक को जब कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इसी चीज़ पे आएंगे। ठीक है, किस चीज़ पे आएंगे? फिर इसी चीज़ पे आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आप ये बताओ, जो आज की क्लास है उसमें आपने बहुवीरी समास की एग्जाम्पल तमाम तरह के लिए, और आपने समझा कि किस तरह से बहुवीरी समास द्विगु समास और कर्मधारय से जुड़ा है। द्विगु और कर्मधारय प्यारे दोस्तों बहुवीरी समास से जुड़े हैं। और आपने बहुवीरी समास की एक नई कंडीशन आपने आज सीखी बहुत सारी, और साथ के साथ ये भी देखा कि ये सामासिक शब्द जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार आप यस कीजिए, ओके कीजिए। ठीक है, अगर किसी का भी कोई डाउट होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 सप्ताह के बाद एक सप्ताह में सैटरडे को आपकी क्लास से डाउट क्लास से रख दूँ, ताकि एक सप्ताह का या 2 सप्ताह के जितने डाउट बनते हैं आप सैटरडे को पूछ पाओ। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर मेरे से आपको सीखना है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन चीज़ों को अपना साइड में रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जो चीज़ आपको पहले से आती है। क्योंकि मैं लॉजिकली ही सारी चीज़ों को सीक्वेंस में बनने वाली क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे रखता हूँ। आज आपने एक क्वेश्चन ये भी किया है कि समास विग्रह अगर दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है। जहाँ अनुसार के अनुसार आता है तो अवयवी भाव है। जहाँ प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है समूह या समाहार आता है तो द्विगु है। जहाँ प्यारे दोस्तों और व तथा या अथवा आता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। जहाँ जो समान रूपी जैसा युव आता है कर्मधारय कहलाता है। और जहाँ जिसका जिसके जिसकी वाला वाली आता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है।
और जहाँ ये कारक चिन्ह आ जाते हैं, जहाँ ये कारक चिन्ह आ जाते हैं समास विग्रह करते समय, वे सारे के सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास के कहलाते हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं? तत्पुरुष समास के। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, ये सच्चाई है। हरिओम ये स्वीकार कर रहे हैं सर, अब तक हमें कुछ नहीं आता था, ठीक है, पहली बार इतनी अच्छी तरीके से समझी। देखो गलती पता है क्या है? ठीक है, गलती सबसे बड़ी हमारी यही है कि हम जब किताबों से या कहीं से थोड़ी बहुत चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो वो सच्चाई है, बताओ यूट्यूब पे कभी भी कोई पूरा सिलेबस नहीं करा सकता है फ्री में, क्योंकि जिस दिन वो पूरा सिलेबस करा देगा तो ना तो वो अपनी किताब बेच पाएगा, और ना प्यारे दोस्तों कभी वो जो बेच आते हैं वास्तव में पेड कोर्स वाले, उनको भी नहीं दे पाएगा। जब यूट्यूब पे उसने सारी चीज़ दे दी तो फिर उसका औचित्य क्या बचे? बच्चा यूट्यूब से फ्री में पढ़ लेगा। इसलिए यूट्यूब पे जो आप हिंदी पढ़ते हो, वो किसी से भी पढ़ते हो, वो एक कंप्लीट हिंदी नहीं होती। यूट्यूब तो सच्चाई बताए कि झलक दिखलाजा वाली चीज़ होती है, हर चीज़ की वहाँ झलक दिखलाई जाती है, ताकि बच्चों को एक नशा हो जाए उस चीज़ का। दो चार चीज़ दाएँ बाएँ बता दी, उसके बाद समेट दी। उसके दो कारण हैं, या तो उसको आता ही इतना है, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों एक नशा देना चाहता है, और उस नशे के पीछे फिर आप दौड़ने लगते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी टॉपिक को पढ़ोगे तो सीक्वेंस में पढ़ना है। 2013 के बाद अब समास पढ़ रहा हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी कारक को पढ़ के दोबारा से फिर इसी पे आएंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। कल मिलते हैं कारक वाले टॉपिक के साथ सही 7:30 बजे। धन्यवाद।